हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं जय सिंह पटेल जीजे ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के समक्ष उपराष्ट्रपति पर जो है चर्चा करने के लिए लेकर के आए हैं। आइए हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का उपराष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति। पहले तो हम देखते हैं कि यह स्रोत के रूप में कहाँ से लिया गया। तो इसे हमने इस पद को, भारत के उपराष्ट्रपति के पद को हमने अमेरिका से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि That shall be वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि वह जब जो है भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसमें अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि वह मतलब भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का मतलब कि पद पर रहते हुए वह राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति रहते हुए वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आगे क्या कहा गया है, जब भारत में उपराष्ट्रपति कब होगा, जब भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, किसी कारण से राष्ट्रपति के पद पर जो है कोई नहीं होगा, वह पद रिक्त हो जाएगा, तब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यों एवं उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 65 में किया गया है कि राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति में, इस परिस्थिति में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कहने का मतलब कि कार्यवाहक के रूप में वह कार्य करेगा। कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन करेगा। कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में तो उसके कार्य बहुत कम है,
वह इसीलिए उसका जो है उस पद का सृजन ही किया गया कि जब भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जब आकस्मिक स्थितियां कभी बन जाती हैं तब, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रधान है या ऐसा महत्वपूर्ण पद है कि यह कभी खाली रह ही नहीं सकता, इस पर कोई ना कोई चाहे कार्यवाहक ही राष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन होना आवश्यक है। यह पद राष्ट्रपति का पद कभी खाली हो नहीं सकता, इसलिए उस पद को जो है रिक्त पद को उसके दायित्व कर्तव्य को करने के लिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करता। अब एक चीज यहाँ और देखना आवश्यक है, हमने उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका से तो लिया, लेकिन भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में क्या अंतर होता है? भारत का जो है उपराष्ट्रपति वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, उसके आकस्मिक किसी कारण से जब पद रिक्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में वह 6 माह के लिए जो है आता है और कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। 6 माह के अंदर जब राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, नया राष्ट्रपति आ जाएगा, तब वह अपना पद संभाल लेता है। उतने दिन तक वह जब तक राष्ट्रपति नहीं है कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। लेकिन अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वह अगर किसी कारण से अमेरिका में राष्ट्रपति का जो है पद रिक्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो शेष बचे हुए समय के लिए वह आता है उत्तराधिकारी के रूप में, आता है। वह राष्ट्रपति कार्यवाहक नहीं होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं, बल्कि शेष बचे हुए समय के लिए राष्ट्रपति ही वह के रूप में ही कार्य करता है। अगर मान लीजिए 2 साल तक कोई राष्ट्रपति चुना गया, 2 साल तक वह कार्य किया, तीसरे साल में उसकी मृत्यु हो गई, तो बचे हुए समय के लिए दूसरा जो उपराष्ट्रपति है वह उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वह कैसे चुना जाता है? राष्ट्रपति उत्तराधिकारी द्वारा भी आता है प्लस निर्वाचन के द्वारा भी जो है चुना जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जैसे पीजीटी में लेवल पर जो है यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर कि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है उत्तराधिकारी द्वारा और निर्वाचन द्वारा होता है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति का चुनाव केवल जो है निर्वाचन के द्वारा होता है, न कि उत्तराधिकारी के द्वारा। भारत में उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। उस समय जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो सारी सुविधाएं प्राप्त करेगा जो एक राष्ट्रपति को सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब आइए देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं। राष्ट्रपति की योग्यता के अंतर्गत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्रपति की योग्यता के अंतर्गत जो है वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान देना है, यहाँ 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है योग्यता में। आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति की बनने की योग्यता है। क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की योग्यता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता है। पहला, वह भारत का नागरिक हो
ध्यान दीजिएगा, केवल लिखा हुआ है संविधान में वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, न कि भारत का मूल नागरिक। ऐसा नहीं, ऐसा केवल अमेरिका के संविधान में है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो वहाँ, चाहे उपराष्ट्रपति का, सब में जो है योग्यता होनी चाहिए। लेकिन भारत में वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी उसकी योग्यता है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यहाँ भी ध्यान देना है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना, कि जो उसकी आयु 35 वर्ष की हो, 35 वर्ष की आयु वह पूर्ण कर चुका हो। तीसरा है वह किसी लाभ के पद पर ना हो। हमने राष्ट्रपति पढ़ाते समय बताया था कि लाभ का पद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संसद विधानसभाओं के मंत्री आज जो है लाभ के पद पर नहीं आते हैं, बल्कि संसद समय समय पर जिसे लाभ का पद घोषित करे वह लाभ का पद माना जाता है, तो वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथी बात थी वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। यहाँ भी ध्यान दीजिए कि वह राज्यसभा का सदस्य न हो, बल्कि सदस्य बनने की योग्यता रखता है, कि राज्यसभा का सदस्य चुना जा सकता है, ऐसी उसकी योग्यता होनी चाहिए, न कि वह राज्यसभा का सदस्य हो। ऐसा यहाँ भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह राज्यसभा का सदस्य हो, ऐसा जो राष्ट्रपति की योग्यता होती तो नहीं, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ये हमारा उपराष्ट्रपति का जो है क्वालिफिकेशन रहा, उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, या निर्वाचन की विधि क्या है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 66 या 66 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, अब इसका हम उल्लेख करते हैं। निर्वाचक मंडल में जो है संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के द्वारा, संसद के कुल सदस्यों के द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के द्वारा, जिसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत
निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों प्रकार के हो। निर्वाचित लोकसभा में जो है टोटल सदस्य संख्या वर्तमान में 545 है, जिसमें जो है 543 निर्वाचित होते हैं प्लस 2 मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य आर्टिकल 331 के अनुसार। प्लस राज्यसभा में 245 में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। टोटल 545 और प्लस 245 को जोड़ देंगे उतने सदस्य जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो यहाँ प्रश्न राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर यही है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य केवल भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य जो है भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाएं जो है राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, चाहे संघ शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, वहाँ की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और क्या तीसरी बात है, और यहाँ पर बात यह है कि पहले तो हम वहाँ करते थे कि निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर निर्वाचित जो होंगे वो प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। आइए अब देखते हैं निर्वाचन की विधि क्या है। निर्वाचन की विधि या प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रक्रिया के रूप में एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 3 विधियां हैं। एकल संक्रमणी को सिंगल ट्रांसफरेबल कहा जाता है। एकल हस्तांतरणीय भी इसे कहा जाता है। एकल हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणी मत प्रणाली के जनक के रूप में अगर पूछा जाए तो हेयर कहा जाता है, इसलिए हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को जो है हेयर प्रणाली अथवा डोक प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इसे हेयर ने इस प्रणाली का जो है प्रतिपादन किया, इसलिए इस प्रणाली के जनक के रूप में कहे जाते हैं। इसका मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का तात्पर्य होता है एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय प्रणाली के द्वारा जो है, यहाँ पर तीनों प्रणाली का अलग अलग हम जिक्र करते हैं। एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय प्रणाली वह है जिसमें जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, इसमें एक मान लीजिए कम 5 या 6 उम्मीदवार खड़े हुए, जिसमें से एक ही तो चुना जाएगा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। हम यहाँ उपराष्ट्रपति क्या बात जिक्र कर रहे हैं, तो
न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया तो उसके जो सबसे कम वोट पाएगा उसके मत को जो है और लोगों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसलिए इसे हस्तांतरणीय मत प्रणाली कहा जाता है कि एक व्यक्ति के मतों को जो है दूसरे जो और 4-5 लोग हैं या 4 लोग हैं उसमें जो है कन्वर्ट कर दिया। जब तक कि न्यूनतम कोटा कोई उम्मीदवार प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक जो है मतों को जो हस्तांतर किया जाता रहेगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि न्यूनतम कोटा, इसमें जो है किसी व्यक्ति को जो है कम से कम निर्वाचन की 2 पद्धति होती है, एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणी प्रणाली होती है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है यह सांसद के चुनाव में, लोकसभा और ग्राम प्रधान के चुनाव में तथा और जितने चुनाव लो लेवल के होते हैं सब चुनाव में जो है ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई, इसमें जो है न्यूनतम कोटा प्राप्त करना 50% प्लस वोट प्राप्त करना आवश्यक होता है, न कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाना है। जब तक जो है 50% प्लस वोट नहीं पा जाएंगे किसी को उम्मीदवार को जो विजयी घोषित नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ पर एक निश्चित जो है जो बार्डर मानक बनाया गया उसे प्राप्त करना आवश्यक होता है। और गुप्त मतदान प्रणाली क्या है कि यहाँ पर जो भी मतदाता होगा वो अपने मतों को गुप्त रूप से जो है देगा, किसी को दिखा करके नहीं, बल्कि जो है गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ध्यान देना है कि एकल संक्रमणी आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किन किन का जो है किस किस का चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जिसमें गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता। परीक्षा में कई बार यही पूछा गया कि एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किस किस का चुनाव किया जाता है, तो वहां पर आंसर जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किस किस का चुनाव किया जाता है, तब 3 लोगों को वहां लगेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किया जाता है। गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं किया जाता है। ये हमारा रहा निर्वाचन की प्रक्रिया। अब आते हैं, देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20, ये हमारा तीसरी बातें हैं। पहले तो निर्वाचक मंडल था, दूसरा निर्वाचन की विधि है, तीसरा जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में ये 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, जो प्रस्तावक है वह अनुमोदक नहीं हो सकता, इसलिए 40 लोगों की आवश्यकता होती है। 20 प्रस्तावक होंगे, वो जो है दूसरे अनुमोदक नहीं हो सकते प्रस्तावक। और ये भी कहा गया है कि जो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे ये केवल एक उम्मीदवार का जो है प्रस्तावक होंगे या अनुमोदक होंगे, दूसरे का कोई दूसरा होगा, न कि एक ही ये 20 प्रस्तावक किसी दूसरे उम्मीदवार के भी प्रस्तावक बन सकते हैं, ऐसा प्रावधान नहीं, केवल एक उम्मीदवार के ही बन सकते हैं। 20 प्रस्तावक पर प्रयोजक और सेकेंडरी जो है अनुमोदक को कहा जाता है। तो यह 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने आवश्यक है। और क्या होनी चाहिए? चौथी बात
जमानत की राशि के रूप में जो है 15,000 रुपये जमा किया जाता है। जमानत की राशि के रूप में 15,000 रुपये जमानत की राशि 15,000 रुपये। अगर कोई उम्मीदवार कुल पड़े वैध मतों का 1/6 एक छठा भाग कुल पड़े वैध मतों 1/6 मत से कम मत प्राप्त करता है या कम वोट प्राप्त करता है तो उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। 1/6 से कम वोट अगर प्राप्त करता है जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। और कई बार प्रश्न यह आया कि जमानत की राशि जो है जब जब्त कर ली जाती है तो कहाँ जमा की जाती है, किसके पास जो है जाती है। तो यह RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास जमा हो जाती है। बहुत ही रोचक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बन सकता है कि जमानत की राशि जो है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों को देनी पड़ती है वह अगर जमानत की राशि जब्त हो गई तो किसके पास जमा होती है, तो RBI के पास जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी जमानत की राशि RBI के पास ही जमा होती है। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है जमानत की राशि हो गई। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, किसके निर्देशन में राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव कराया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग की देखरेख में जो है चुनाव कराया जाता है। ये देखते हैं इसका। और अगर किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब मामला कहां पर जो जाएगा, किसके पास, निर्वाचन आयोग जो है कि देखरेख में उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो है यह मामला दायर किया जाता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। जो या निर्वाचक में जो उम्मीदवार हैं ये करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है इस विवाद का निपटारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास मामला जाता है। और निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया जाता है, निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन अधिकारी के रूप में 2 लोगों को लोकसभा तथा राज्यसभा के जो है महासचिव, लोकसभा तथा राज्यसभा के महासचिव को जो है निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। बारी बारी से एक बार लोकसभा के महासचिव को तो दूसरी बार राज्यसभा के महासचिव को नियुक्त किया जाता है। मान लीजिए एक बार लोकसभा के महासचिव पीठासीन अधिकारी बनाए गए, दूसरी बार जो है राज्यसभा के महासचिव जो होंगे वो पीठासीन अधिकारी बनाए जाएंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आइए अब देखते हैं इस सब का जिक्र तो आर्टिकल 66 में रहा। अब 67 की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 67 में कार्यकाल की बात कही गई है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो है उसके बाद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होगा। ध्यान रहे निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन कराता है।
विवाद की स्थिति का निपटारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जो है 61 के तहत जो है कार्य करती है। आर्टिकल 71। और अब हम आते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। 5 वर्ष तक का। अगर 5 वर्ष के पहले ही उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तब क्या अन्य की तरह 6 माह में चुनाव कराना आवश्यक है? तो भारतीय संविधान में ध्यान रहे 6 माह का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर यथाशीघ्र लिखा गया है। यथाशीघ्र शब्द का जो है उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाता है तब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो यथाशीघ्र कराया जाए, इस शब्द का उल्लेख है। यहाँ पर 6 माह 1 वर्ष ऐसा कुछ जो है स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। और क्या इसी में 67 में यह बात कही गई कितने दिनों तक जो है खाली रह सकता है। 68 में यह बात कही गई है। और राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति जो है कितनी बार जो है वह उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सकता है या चुनाव लड़ सकता है, इस पर जो है भारत का संविधान मौन है। वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा या नहीं होगा, इस पर जो है वह मौन है। लेकिन अभी तक ध्यान दीजिएगा कि भारत के 2 ही उपराष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति रहे जो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए। पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे जिन्होंने 2 बार लगातार जो है उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, और दूसरे नंबर पर मोहम्मद हामिद अंसारी इसके पहले वेंकैया नायडू के पहले थे जिन्होंने जो है उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। आइए इसको हटाने की क्या प्रक्रिया है? हटाने की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के पद को या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो संकल्प है या प्रस्ताव वह पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा में तत्काल उपस्थित, यह भी ध्यान दीजिएगा कि क्या यहाँ पर यह शब्द लिखा गया, तो हाँ कई बार लोग पूछते हैं कि क्या राज्यसभा में राष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ स्पष्ट जानकारी देना चाहते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव अगर पारित किया जाता है तो वह राज्यसभा में तात्कालिक उपस्थित कुल सदस्यों के साधारण बहुमत लिखा गया है। कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कुल सदस्यों मतलब उपस्थित जो होंगे उस समय मान लीजिए 200 सदस्य 245 है, 240 ही है उपस्थित, तो 240 सदस्यों
कि साधारण बहुमत मतलब 100 और 40 120 121 22 जो ही हो जाएंगे वहां प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, साधारण बहुमत 50% प्लस। तो ऐसी स्थिति में जब राज्यसभा में जो है प्रस्ताव पारित किया गया है तो 14 दिन पूर्व प्रस्ताव से 14 दिन पूर्व मतलब पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। तो उपराष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने किसी अन्य सदस्य के माध्यम से वहां उपस्थित हो सकता है और अपना प्रस्ताव के विरुद्ध अपना जो है बचाव पक्ष प्रस्तुत कर सकता है उस समय जिस दिन प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। हाँ, एक चीज और यहाँ बताना आवश्यक है कि जब लोकसभा राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जाएगा उस समय राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, सभापति कौन होगा। तो उस समय उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा बल्कि राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वह राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। लेकिन जो ही साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो लोकसभा की सहमति भी आवश्यक होती है। लोकसभा की सहमति, लोकसभा में संकल्प लाया नहीं जाएगा वहां पर बहस नहीं होगी, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ कहीं कि लोकसभा की जो है उसमें भागीदार नहीं होता, लेकिन सहमति आवश्यक होती है। जब सहमति आवश्यक है तो समझ लीजिए भागीदार ही हो गया। तो ये हमारा राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया रही। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का राज्य कार्यकाल हो गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति का निर्वहन किसके तहत अभी शपथ बचा हुआ है। शपथ स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति जो है वह भारत के संविधान की निष्ठा की जो है शपथ लेता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 69 में किया गया है। शपथ भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। और भारत का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और उपराष्ट्रपति निष्ठा की शपथ लेता है। और शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है शपथ दिलवाता है। भारत का उपराष्ट्रपति संविधान की निष्ठा की जो है शपथ लेता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। वह कार्यवाहक के रूप में कार्यों का निर्वहन कैसे करता है, उनके कार्य क्या हैं, यह कार्य करता है। वह राष्ट्रपति के सभी कार्य, भारत का उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे वह सारी सुविधाएं प्राप्त होती है जो एक भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। अब आइए देखते हैं कि अभी तक कितने ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने जो है कार्यवाहक के रूप में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक का कार्यवहन किया। तो भारत में अभी तक
कुल 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए जो भारत में जो है राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक के रूप में कार्य किया। तो पहला बीबी गिरी, बराह वेंकट गिरी। बराह वेंकट गिरी साहब ने प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जिन्हें जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए। या 1969 में 69 में जब जाकिर हुसैन साहब का निधन हो जाता है पद पर रहते हुए, तब बीबी गिरी साहब उपराष्ट्रपति थे, वह इस पद को ग्रहण किए। तो 6 महीने के अंदर उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक के रूप में रह सकता है, उसके अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तब सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय, तो उस समय कहा गया कि आप जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाइए। ऐसी स्थिति में बीबी गिरी साहब जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति से इस्तीफा दे देते हैं। उनके स्थान पर जो है यह प्रथम अवसर था जब बीबी गिरी साहब राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब ये भी इस्तीफा दे देते हैं 69 में, और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, उपराष्ट्रपति भी जो है त्याग पत्र दे दिए कार्यवाहक राष्ट्रपति से, तब ऐसी स्थिति में कौन पद को धारण करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को कार्यवाहक के रूप में पद ग्रहण करेगा। यह प्रथम अवसर था जब न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जो है यह पद ग्रहण के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। और 69 में भी ये भी बनाए। और फिर जो है ये महोदय बीबी गिरी साहब चुनाव लड़े और चुनाव जीते। प्रथम बार ऐसा अवसर था जब द्वितीय चरण की मतगणना करानी पड़ी। बीबी गिरी साहब द्वितीय चरण की मतगणना से जो है जीते। प्रथम चरण में स्पष्ट 50% प्लस उनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए जो है द्वितीय चरण मतगणना करानी पड़ी। दूसरी बार जो है दूसरे व्यक्ति ऐसे कौन थे जो, अब 2 व्यक्ति हो गए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, पहला और दूसरा। तीसरा अवसर उस समय आया जब फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। 1900 फखरुद्दीन अली अहमद फखरुद्दीन अली अहमद 1977 कार्यकाल के दौरान इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1977 में। ऐसे समय में जो है बीडी जत्ती जो है भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। उस समय ये उपराष्ट्रपति थे भारत के, और उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो यह 3 अवसर ऐसा आया, 3 व्यक्ति ऐसे रहे जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है पद को सुशोभित किए। आइए अब हम आज का न्यायमूर्ति, ये हमारा ये प्रश्न यह है कि न्यायमूर्ति हमने क्यों लिखा है? क्योंकि वो न्यायमूर्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ध्यान रखिएगा कि न्यायमूर्ति शब्द किनके नाम किया? क्या भारत के सभी न्यायाधीशों के नाम के आगे लगाया जाता है या किसी किसी के नाम के आगे लगाया जाता है? तो न्यायमूर्ति शब्द जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के नाम के आगे लगाया जाता है।
बाकी जो अधीनस्थ न्यायालय इनके नाम के आगे न्यायमूर्ति नहीं लगाया जाता है, बल्कि न्यायाधीश इनको कहा जाता है। न्याय की मूर्ति मतलब जिनको मौलिक अधिकारों पर सुनवाई करने का अधिकार हो या जो मौलिक चीजें देखने का अधिकार, उनको हम न्यायमूर्ति कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश सबको न्यायमूर्ति कहा जाता है। आज का वीडियो बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स के द्वारा मैं आप लोगों को बताने का जो है प्रयास करूँगा, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात जो है उसी माध्यम से हो सकती है। क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में जो है ना आप सामने तो है नहीं कि प्रश्न करेंगे, इसके लिए जो है आपका केवल एक ही माध्यम है, कमेंट बॉक्स में जो है अपना मत जो है जरूर दें। धन्यवाद।